हेलो एवरीवन। तो हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी कार्बोकटाइन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्बोकटाइन के बारे में। तो कार्बोकटाइन होता क्या है? तो कार्बोकटाइन ना एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है? कार्बोकटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब बात आती है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखो, जब भी कोई हम रिएक्शन करते हैं ना, मान लो हमें ए से सी बनाना है। ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है और सी जो है हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या जब ये रिएक्शन होगी तो क्या डायरेक्ट ए से सी बन जाएगा? नहीं। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना तो ए पहले बनता है बी, फिर बनता है सी। अब इसमें जो ये बी बना है ना, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये कैसी स्पीसीज होती है? ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पीसीज होती है जो कहाँ बनती है? रिएक्शन के बीच में। ठीक है, तो रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है और इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हमारे पास प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अभी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कार्बोकटाइन। ठीक है, एक होता है कार्बे अनायन। कार्बे अनायन। एक होता है हमारे पास कार्बीन। एक होता है हमारे पास फ्री रेडिकल। एक होता है हमारे पास नाइट्राइल। और एक होती है बेंजाइन। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो किसी भी रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ रहे हैं दैट इज कार्बोकटाइन। ठीक है, आया समझ में? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये बहुत ही शॉर्ट लिव स्पीसीज होती है और इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। और हमारे पास जो है ये 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ने वाले हैं दैट विल बी कार्बोकटाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बोकटाइन होती क्या है। ये तो पता चल गया इंटरमीडिएट है, बट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, क्या रहता है और ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ये बनती कैसे है? जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे लगा हुआ है एक्स। ये जो एक्स है ये क्या? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेके जाएगा। तो क्या होगा? अब क्योंकि ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, ये निकल गया। हमारे पास ये बनेगा। अब ये जो हमारे पास स्पीसीज बनी है इसको हम बोलते हैं कार्बोकटाइन। इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बोकटाइन, जहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। कार्बन के ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। उस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बोकटाइन। इसकी फॉर्मेशन देख ली कैसे होती है। कार्बन के साथ क्या लगा होगा? कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा कार्बन से। वो क्या करेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और ये आ गया एक्स नेगेटिव। और ये बॉन्ड की कैसी फ्यूजन हुई है? ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुई। हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुई है। एक होती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक होती है हमारे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है? मान लो हमारे पास इस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाए। मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एक को कार्बन ने ले लिया, एक को हाइड्रोजन ने ले लिया। इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? जब एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम लेके निकल जाए तब हमारे पास बनती है कार्बोकटाइन। इस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल की, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम इसकी कार्बोकटाइन की। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुई और हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बोकटाइन की। तो कार्बोकटाइन की कुछ करेक्ट, अब पहले इसके नेमिंग देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, तो ये क्या होगा? देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मिथ यूज करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होगी? ये होगी हमारे पास मिथाइल कार्बोकटाइन। ये क्या होगी हमारे पास? मिथाइल कार्बोकटाइन। सिमिलरली मान लो मेरे पास ये होती, तो इसको क्या बोलते? 2 कार्बन है, 2 कार्बन होते तो लिखते हैं इथाइल कार्बोकटाइन। राइट, अगर मेरे पास होती है ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के अंदर हम प्रोपाइल यूज करेंगे तो लिखेंगे प्रोपाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, सिमिलरली मान लो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ रहता, तो जब भी सेकंड एटम पे ग्रुप होता है हम उसको क्या लगते हैं? आइसो, तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, सिमिलरली मान लो मेरे पास होती है ऐसे, तो ये कार्बन कैसे? टर्शरी कार्बन है।
ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है तो कैसा टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, जो होती है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन। सिमिलरली देखो हमारे पास जो ये वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। और जो हमारे पास ये होता है ना, ये वाला ग्रुप, इसे हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। याद रखना, ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ऐसे होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास अलाइलिक कार्बोकटायन। हमारे पास कैसे कार्बोकटायन होगी, अलाइलिक कार्बोकटायन। सिमिलरली अगर मेरे पास ये ऐसे होगी तो ये कौन सी कार्बोकटायन होगी, विनाइल ग्रुप है ना, तो होगी विनाइलिक कार्बोकटायन। ठीक है, तो उसका नेम होगा, बस आगे कार्बोकटायन ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोकटायन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कार्बोकटायन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, क्या रहता है कार्बोकटायन के करेक्टरिस्टिक्स। तो अभी देखा कार्बोकटायन कैसी होती है हमारे पास, कैसी होती है, इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बोकटायन इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कार्बोकटायन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब हम सब जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास कैसी स्पीसीज है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो अब ये क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है ना, वो रहती है sp2। जैसे हमारे पास कार्बोकटाइन है तो ये H H H sp2 है, मतलब इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज किए होंगे। तो 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। अब इसके पास रहता है एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है, इसके पास रहता है एक वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्ड बनाई है ये हमारे पास कहाँ रहती है, एक प्लेन में रहती है। इसकी जो शेप रहती है वो क्या रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये जो होता है ये इनके बीच में एंगल हमारे पास 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है हमारे पास, ये 3 हाइड्रोजन है, ये तो रहते हैं हमारे पास एक प्लेन में, और इसके पास जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो कैसे रहता है, इसके परपेंडिकुलर रहता है। एक होता है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz, तो 2 ऑर्बिटल तो इसने यूज कर लिए हाइब्रिडाइजेशन में, एक ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, तो वो कहाँ रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। और ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रहती है एक प्लेन में, p ऑर्बिटल रहता है इसके परपेंडिकुलर, और वो p ऑर्बिटल कैसे रहता है, वैकेंट रहता है। ऑलराइट, तो इसके क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2, और इसकी शेप रहती है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके पास क्या रहता है, एक रहता है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास क्या रहता है, इसके पास रहता है वैकेंट p ऑर्बिटल। ओके, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन स्टेबल कैसे होता है, अब देखो मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि जो हमारे पास चार्ज स्पीसीज होती है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, फिर बोल सकते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, वो हमारे पास लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। हमारे पास चार स्पीसीज क्या होती है, लेस स्टेबल होती है न्यूट्रल स्पीसीज से। तो जो भी जब भी किसी भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस चार्ज को खत्म करने का ट्राई करती है। अब मान लो कार्बोकटाइन में कार्बन के ऊपर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे के इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और इस स्पीसीज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ठीक है, वही क्या करूं, ये इसके कार्बोकटाइन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये बेचारा पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इस कार्बोकटाइन से और इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जबकि इसको तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने तो क्या किया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकटाइन को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो आया समझ में। तो जो भी इफेक्ट क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, तो वो इस कार्बोकटाइन को कहाँ ले जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ। और जो भी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा, तो वो इस कार्बोकटाइन को ले जाएगा अनस्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोकटाइन को स्टेबल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, कार्बोकटाइन को अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, अब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं।
कार्बोकेटाइन कैसे कैसे स्टेबल होती है? एक होती है बैक बॉन्डिंग से स्टेबल, कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होती है। कार्बोकेटाइन सिग्मा रेजोनेंस से स्टेबल होती है, ठीक है। और सिग्मा वो सॉरी कार्बोकेटाइन जो एरोमेटिसिटी भी से भी स्टेबल होती है, फिर रेजोनेंस से भी स्टेबल होती है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल होती है। तो इन मेथड से हम कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जो है हम इन सभी मेथड को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कार्बोकेटाइन इनसे कैसे स्टेबल होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब एक एक करके जो है इन टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करती है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अनस्टेबल करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बाय बैक बॉन्डिंग। ऑलराइट, बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज होती है? मान लो मैंने अभी अभी बताया कार्बन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है एक, राइट। जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, ये ठीक है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर मैंने बताया कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे क्या रहता है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है, राइट। और ये हमारे पास एक बी स्पीसीज है, इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मींस ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसी स्पीसीज थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था। तो अब ये क्या करेगी, ये जो बी है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो क्या करेगी, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करेगी, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे खत्म करते हैं, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बी ने क्या करा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डाल दिए, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें, तो मान लो मेरे पास ये एक स्पीसीज है, ठीक है, मेरे पास ये एक स्पीसीज है, ऑलराइट। अब ये कार्बोकेटाइन है, अब मैंने बताया कार्बोकेटाइन के पास क्या रहता है, कार्बोकेटाइन के पास रहता है वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भी ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो उससे क्या होगा हमारे पास, इसने ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3। देखो इस कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, और हमारे पास ये स्पीसीज बनी और कैसी बन गई, स्टेबिलिटी की तरफ इसने क्या किया, मूव किया, इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करके, ठीक है। तो समझ में आया बैक बॉन्डिंग से क्या होता है। बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज लगी होती है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते हैं, जिससे कार्बोकेटाइन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, अब हमें ए बी और सी दे रखे, हमें इसमें इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, हमें इसमें इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने की कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब ए में देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास लगा हुआ है कौन सा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप हमारे पास प्लस आई इफेक्ट देता है, राइट। तो इसके पास यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट देके ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, मिथाइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट होता है, मींस ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है। तो ए में जो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो एक तो वो मिल रही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और इसमें हो रहा है हाइपर कंजुगेशन। मैंने हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसमें जो है ये कार्बोकेटाइन हमारे पास दो तरीके से स्टेबल हो रही है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से और एक हाइपर कॉन्जुगेशन से, राइट। वहीं बी में बात करें, अगर हम बी में बात करें, तो ये कार्बोकेटाइन देखो यहाँ से तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट मिल ही रहा है, इंडक्टिव ये CH3 इंडक्टिव इफेक्ट भी दे रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है। इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इतना इतना इफेक्ट है, वो तो क्या तीनों में सेम ही जा रहा है ना, इतना हम इस वाले पार्ट में देखते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जबकि इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे,
ये कार्बोकेटायन है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे, मींस इसमें क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बी में जो है ये इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर रहा है। वहीं अगर सी की बात करें तो सी में भी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटायन है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो तीनों ही कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है, बट इसमें है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। तो देखो जो बैक बॉन्डिंग से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है ना, बैक बॉन्डिंग से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो बी और सी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रही है, जबकि ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रही है। तो बी और सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास ए से ज्यादा होगी। तो ए जो है हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकेटाइन को वो सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि बी और सी में क्या हो रही है, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो बी और सी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं बी और सी की, बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब देखो नाइट्रोजन है और एक में ऑक्सीजन है। अब हम सब जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा जितना इजीली नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली डोनेट कर देगा तो वो इस कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इजिली स्टेबलाइज करेगा, इसलिए हमारे केस में, इसलिए इसमें जो है बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सी। तो इसमें जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा दैट विल बी बी सी एंड ए। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो ए में यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और इसको इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो ए में जो हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रही है और हाइपर कंजुगेशन। जबकि बी और सी में देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डालेंगे, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, वो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डालेंगे। तो बी और सी में जो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है वो क्यों हो रही है, वो हो रही है बैक बॉन्डिंग की वजह से। बी और सी में जो है बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है। ऑलराइट, जबकि ए में हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से। अब बैक बॉन्डिंग से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो बी और सी की स्टेबिलिटी ए से क्या रही होगी, ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं बी और सी में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में से। अब देखो बैक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, हमारे पास क्या हो रहा था, ये कार्बन है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल था, 2p था। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2 2s2 2p 2। तो इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल में लोन पेयर है, जो ऑर्बिटल में लोन पेयर है वो कौन सा है, 2p है। तो कार्बन का भी 2p इन्वॉल्व था और ऑक्सीजन का भी 2p इन्वॉल्व था। अब ऑक्सीजन का 2p जिसमें लोन पेयर है वो क्या करेगा, कार्बन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। जबकि सल्फर में पीरियोडिक टेबल में सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे ही रहता है ना। तो अगर ऑक्सीजन का लास्ट 2p था तो सल्फर का कैसा रहा होगा, 3p रहा होगा। तो अब देखो, अब कार्बन का तो हमारे पास इन्वॉल्व है कौन सा, 2p, बट सल्फर का कौन सा इन्वॉल्व है जिसमें लोन पेयर है, दैट इज 3p। अब 2p कैसा रहेगा, 3p से साइज में बड़ा होगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही थी, इफेक्टिव हो रही थी। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल सेम साइज के थे, ऑक्सीजन का भी 2p था, कार्बन का भी 2p था, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही थी, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हो रही थी ड्यू टू सेम साइज। बट वहीं जब हमारे पास क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो सल्फर का हमारे पास 3p ऑर्बिटल था, जो कि क्या होगा, 2p से साइज में बड़ा होगा। तो इस केस में जो ओवरलैपिंग है ना, इन दोनों की ओवरलैपिंग है, जब सल्फर अपने लोन पेयर इसके वैकेंट 2 में ट्रांसफर करेगा वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि इसका साइज के सल्फर के 3p ऑर्बिटल का बड़ा है, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या था, दोनों का साइज इक्वल था, ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी तरीके से हो पा रही थी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाई थी तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर कर पाएगा, सल्फर इतने अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल का साइज कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, तो इसीलिए हमारे पास जो है बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, सी से ज्यादा होगी और ए की तो लास्ट में होगी ही होगी। ठीक है, समझ में आया कि बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा क्यों होगी, ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ सेम साइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आया, तो ये था इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा हमारे पास बी सी और ए। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजेशन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग में, हमारे पास एक एटम होता है, उसके पास जैसे कार्बोकेटाइन है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, हमारे पास एक एटम लगा होता है जिसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कार्बोकेटाइन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके कार्बोकेटाइन को कैसे करते हैं, स्टेबल करते हैं।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो ये था कार्बोकटाइन स्टेबलाइजेशन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बाय सिग्मा रेजोनेंस। अब जो ये सिग्मा रेजोनेंस है ना, इसको हम बेंड ऑर्बिटल रेजोनेंस या फिर डेंसिंग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। नाम से इसको जो हम बेंड ऑर्बिटल रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये सिग्मा रेजोनेंस जो है सिर्फ हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, सिर्फ यही एक स्पीसीज है हमारे पास जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन जो इस रेजोनेंस को शो करती है। होता क्या है, जैसे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है ना, जैसे साइक्लोप्रोपाइल है हमारे पास, ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। इस कार्बन का ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ ओवरलैप किया होगा, फिर इन दोनों ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया होगा, और इन दोनों ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया होगा, राइट। इन दोनों ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया होगा और हमारे पास बन गया साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब क्या क्या होता है ना, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तीन ही कार्बन है ना, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इनके बीच में होते हैं स्टीरिक इंडेक्स, और ये ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, थोड़े से बेंड हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तभी इसका नाम है बेंट ऑर्बिटल। ये कैसे हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे बेंड हो जाते हैं, ठीक है, स्टीरिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, थोड़े से बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन है वो कैसी रही होगी, ऐसी रही होगी, ये रही होगी ऐसे। तो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ, और ये है हमारे पास कार्बोकटाइन, तो इसके पास रहा होगा एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास रहा होगा एक वैकेंट पी ऑर्बिटल जिसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करेगा, इस ये हमारे पास थी, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, ये हमारे पास कार्बोकटाइन थी, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन है, इसके पास है एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये इस कार्बन के ये वाले ऑर्बिटल थे, तो अब ये सिग्मा बॉन्डेड थे, तो ये क्या करेंगे, अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए इसका नाम सिग्मा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये ऑर्बिटल थे यहाँ पे, तो इस इन ऑर्बिटल ने क्या किया, कार्बोकटाइन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इसलिए इसका नाम रहा सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है। क्या हुआ, इस ऑर्बिटल ने वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और ये क्या हुई, स्टेबलाइज होगी, ठीक है। अब सिग्मा रेजोनेंस से कार्बोकटाइन को जो स्टेबिलिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। देखो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है बैक बॉन्डिंग से, जो कि हमने अभी पढ़ा। बैक बॉन्डिंग के बाद कार्बोकटाइन को जो स्टेबिलिटी मिलती है वो मिलती है सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस। और अगर इसके ऊपर जितनी ज्यादा प्रोपाइल रिंग लगाएंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो हमारे पास कार्बोकटाइन है एक, ये है हमारे पास कार्बोकटाइन है ये वाली, और एक हमारे पास कार्बोकटाइन है ये वाली, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की होगी और फिर सी की होगी। जितने ज्यादा हम इसके ऊपर साइक्लोप्रोपाइल रिंग ऐड करते रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। और ये रेजोनेंस सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन ही शो करती है और कोई भी शो नहीं करता है, ऑलराइट, सिर्फ यही शो करती है, ठीक है। और जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाते रहोगे स्टेबिलिटी उतनी इंक्रीज करती रहेगी, और इससे जो स्टेबिलिटी मिलती है वो कंपाउंड कैसे होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है बैक बॉन्डिंग से, उसके बाद सिग्मा रेजोनेंस से, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास कंपाउंड है ये वाला, ये, और एक मेरे पास कंपाउंड है ये H2, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, ठीक है। तो अब मैं पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो इसमें इसको स्टेबिलिटी मिल रही है सिग्मा रेजोनेंस से, जबकि इसमें इसको स्टेबिलिटी मिल रही है रेजोनेंस से। ये कॉन्जुगेशन में ये यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगी, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे चार, ठीक है। तो इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है रेजोनेंस से, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है सिग्मा रेजोनेंस से, और मैंने क्या बताया, सिग्मा रेजोनेंस से जो कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है वो ज्यादा होती है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड, ऑलराइट। आया समझ में। सिग्मा रेजोनेंस क्या होता है, सिग्मा रेजोनेंस को हम बैंड ऑर्बिटल या डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन ही शो करता है, और इससे जो कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है। जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करते रहोगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती रहेगी। तो ये था कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बाय एरोमेटिसिटी। तो अब
एरोमेटिसिटी से कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज होती है? देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या है किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए पॉसिबल है, तो वो कार्बोकेटाइन क्या होगी? स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक स्पीसीज है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटाइन है। अब देखो, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास साइक्लिक है, ये हमारे पास प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो कंपाउंड कैसा होता है? हमारे पास एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड कैसा बन गया? एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास कैसे होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन क्या है? हमारे पास स्टेबल है। स्टेबल है क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमारे पास ये स्पीसीज ऐसे होती, तो क्या ये एरोमेटिक होती? ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होती, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होती, नॉन एरोमेटिक थी। बट जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कैसे बन गई? एरोमेटिक बन गई। तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब तक ये कंपाउंड ऐसे था, ये कैसा था? नॉन एरोमेटिक था। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये कंपाउंड बन गया एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कार्बोकेटाइन कैसी होती है? हमारे पास स्टेबल होती है। जैसे ये था। इसका और एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये 7 मेंबर रिंग है, ये हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक है इसलिए ये कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसी रहेगी? स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो अगर ये कार्बोकेटाइन मेरे पास ऐसे होती, तो ये नॉन एरोमेटिक थी, बट जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये बन गई एरोमेटिक। तो ये बन गई एरोमेटिक, इसलिए ये कैसी है? हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी से कार्बोकेटाइन कैसे हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन, उसके बाद स्टेबल होती है सिग्मा रेजोनेंस से, और उसके बाद स्टेबल होती है एरोमेटिसिटी। के बाद स्टेबल होती है एरोमेटिसिटी से। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है बैक बॉन्डिंग से, फिर सिग्मा रेजोनेंस से, और उसके बाद एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये देखो, ए कैसे स्टेबल हो रही है? ए स्टेबल हो रही है रेजोनेंस से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो इसमें बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ए कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है रेजोनेंस से। बी कैसे हो रही है? बी हो रही है एरोमेटिक से। बी क्या है? हमारे पास एरोमेटिक है। सी कैसे स्टेबल हो रही है? सी स्टेबल हो रही है एक तो रेजोनेंस से और एक इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों से। ये कंजुगेशन है ना, ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस है, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो ये सी जो हमारे पास स्टेबल हो रही है रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से। डी हमारे पास है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो बी और डी जो है वो क्या रहेंगे? ए और सी से ज्यादा स्टेबल रहने वाले हैं। ए स्टेबल हो रही है रेजोनेंस से, सी हो रही है रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बी और डी क्या रहने वाले हैं? ए और सी से ज्यादा स्टेबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं बी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो एरोमेटिसिटी तो दोनों में ही है, बट डी में रेजोनेंस भी तो हो रहा है। देखो, ये यहाँ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे, 3 डबल बॉन्ड है, इसमें एक ही है। तो डी में जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बन रहा है और एरोमेटिसिटी भी ज्यादा है। एरोमेटिसिटी तो दोनों में ही है, बट डी में क्या है? इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बन रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, जो कि इसके ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू बी। तो इसलिए डी की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? बी से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब ए और सी में बात करें, तो ए के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू सी। दोनों में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही थी, तो ए के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू सी, तो ए की स्टेबिलिटी आएगी, फिर आएगी सी की। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक। चारों ही कंपाउंड कैसे है? एरोमेटिक है। बट बी और डी में देखो, इनको क्या मिल रही है? एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे? इसमें तो हो रही है सिग्मा रेजोनेंस, ये देखो पाई बॉन्ड वो प्रेजेंट है ना, साइक्लोप्रोपाइल रिंग प्रेजेंट है, तो इसमें जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है वो मिल रही है सिग्मा रेजोनेंस से। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एरोमेटिसिटी है। इसमें इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है आर ग्रुप। कैसे? अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें वो लगा रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन भी। ये कार्बन है, इसके सराउंडिंग वाले ये क्या होगा? सिग्मा कार्बन, उसके साथ अटैच हाइड्रोजन, वो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के लिए नीड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी बनाएगा। तो बी में इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से, और ए में कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ
एरोमेटिसिटी है। तो बी और डी क्या होंगे हमारे पास, ए और सी से ज्यादा स्टेबल होंगे। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी तो चारों में ही है, बट बी और डी में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी के साथ साथ इनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी दे रहा है। डी में दे रहे सिग्मा रेजोनेंस और बी में दे रहे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। अब हम सब जानते हैं, हमने अभी पढ़ा सिग्मा रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो डी जो है वो बी से क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी, राइट। अब ए और सी में बात करते हैं। अब सी में देखो एरोमेटिक तो है ही, बट सी में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस होगी। इसमें एरोमेटिसिटी तो है प्लस इसमें रेजोनेंस भी होगी, बट सी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अब जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं वो कार्बोकैटायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होती है, तो सी जो है वो ए से ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये कार्बोकैटायन, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। तो ए कार्बोकैटायन स्टेबल हो रही है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक है, ठीक है। बी हमारे पास स्टेबल हो रही है बैक बॉन्डिंग से। ये देखो कार्बोकैटायन है, नाइट्रोजन के पास लोन पे है, ये यहाँ दे देगा, तो बी हमारे पास स्टेबल हो रही है बैक बॉन्डिंग। सी में हो रहा है हमारे पास सिग्मा रेजोनेंस, सी में हो रहा है सिग्मा रेजोनेंस, टी में क्या हो रहा है, डी में हमारे पास हो रहा है रेजोनेंस, डी में हो रहा है हमारे पास रेजोनेंस। ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बैक बॉन्डिंग से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो बी आएगा, फिर सी आएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग से मिलती है, फिर सिग्मा रेजोनेंस से मिलती है, फिर एरोमेटिसिटी से मिलती है। तो सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और लास्ट में आएगा हमारे पास डी। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आया समझ में? तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस से कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होती है, ये हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था तब भी एकदम अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कार्बोकैटायन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है, एक एक कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मान लो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगी तो फिर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगी तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो इसके जो है टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। पी की बात करते हैं, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सी में देखो, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके जो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका जो है एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कार्बोकैटायन उतनी ज्यादा स्टेबल। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 4 3 2 एंड 1। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होती थी सॉरी, जो कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है बैक बॉन्डिंग से, फिर सिग्मा रेजोनेंस से, फिर एरोमेटिसिटी से, और उसके बाद नंबर आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस के बाद होती है हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये रहता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मान लो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम कार्बोकैटायन क्या चाहती है, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहती है। अगर हम इसके साथ लगा देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन देके इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। वहीं अगर मैंने इसके साथ लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, तो ये बेचारा ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करके इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो वहीं अगर ए बी और सी में से अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, वो इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करके इसको कहाँ ले जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। तो बी होगा हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आएगा ए, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा हमारे पास सी, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो यहाँ से ये बेचारा ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और ए पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है, तो ए आएगा हमारे पास मिड में। तो ये रहेगा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जैसे इसमें देखते हैं, CH2 पॉजिटिव है, ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास NH2 प्लस एम इफेक्ट देगा, NO2 माइनस एम इफेक्ट देता है। तो प्लस एम इफेक्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस एम इफेक्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी को ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करे, फिर आएगा ए और लास्ट में आएगा हमारे पास सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसके से इलेक्ट्रॉन लेके इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करके इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है, हमें इनको इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, NH2 प्लस एम और माइनस आई देता है, और प्लस एम क्या करता है, डोमिनेट करता है,
तो इसका नेट इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ओ आर का भी प्लस एम और माइनस आई रहता है, प्लस एम डोमिनेट करता है तो ये क्या करेगा, नेट इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। NO2 माइनस एम देगा, माइनस एम मतलब इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। COR माइनस एम इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। OCOR इसके पास लोन पेयर है, इसको देंगे प्लस एम शो करेगा, प्लस एम माइनस आई दोनों करता है, प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा तो नेट इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इसमें देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज कौन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है एंड एफ कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा करेगा बी। माइन प्लस एम का ऑर्डर होता है, जो मैंने आपको जब मिजोमेरिक इफेक्ट समझाया था तब बताया था, वहां से देख लेना। तो इसमें ऑर्डर रहता है NH2 का, OR का और आता है लास्ट में OCOR। OCOR में सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसमें हो रही है इंटरनल रेजोनेंस। इंटरनल रेजोनेंस क्या, ये भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो क्या होता है, बी और सी में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो 100% इस रिंग के पास ही जा रहे हैं। बट एफ में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी इसके पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये अपने आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दे रहा है। तो अगर 50% इस रिंग पे जा रहे हैं तो 50% ये ऑक्सीजन यहाँ दे रहा है, जबकि बी और सी में 100% इस रिंग पे जा रहे हैं। 100% इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि एफ में नहीं हो रही है। इसलिए बी और सी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इजिली इसकी कम होगी CH2 की एज कम्पेयर टू एफ। और एन और ऑक्सीजन में क्या रहता है, क्योंकि एन के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इससे बी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रहेगा सी और लास्ट में आएगा एफ। अब डी और ई तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो आएगा ए, क्योंकि इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है। फिर उसके बाद NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एज कम्पेयर टू COOR, तो फिर आएगा ई और लास्ट में आएगा हमारे पास डी। ये रहेगा यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी को। और NO2 का माइनस एम इफेक्ट क्या रहता है, इससे ज्यादा रहता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसको और ज्यादा अनस्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू ई। ये रहेगा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, हमें इसको इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कोई ग्रुप नहीं है, NH2 प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम और माइनस आई शो करता है, ठीक है, प्लस एम और माइनस आई शो करेगा, प्लस एम और माइनस आई शो करेगा, ठीक है। अब प्लस एम तो तीनों में ही लग रहा है, अब हम सब जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट बोल लो या प्लस एम इफेक्ट बोल लो, ये मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करता है। मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करता, ये हमने देखा था जब मैंने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था। मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करता, तो यहाँ पे इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो प्लस एम तो दोनों में लग रहा है। अब माइनस आई की बात करें, ये दे रहा है प्लस एम और माइनस आई, तो प्लस एम तो दोनों में है, प्लस एम जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। अब अगर हम डी डी की बात करूं, प्लस एम इफेक्ट तो बी और सी में देखो दोनों में क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट तो दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, जबकि बी में क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो बी में तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मींस वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है एज कम्पेयर टू डी, तो डी की स्टेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बी से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। डी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम लग रहा है, जब बट जो माइनस आई इफेक्ट है वो बी में क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू डी, क्यों, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कम डिस्टेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। बी में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, डी में उतना नहीं लग रहा है क्योंकि ये पैरा पे है, तो डी क्या होगा, बी से ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर आएगा हमारे पास ए, फिर लास्ट में आएगा हमारे पास सी, क्योंकि सी में तो हमारे पास सिर्फ क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है जो इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ही कर रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा डी, फिर बी, फिर ए एंड लास्ट में। ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसे स्टेबलाइज होती है, तो जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। एग्जांपल है हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और लास्ट में आता है हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है ये, ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। ये आ गई हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन,
ये आ गई हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये आ गया हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन, राइट। तो जिसकी जिस कार्बोकेटाइन के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। अब देखो कार्बोकेटाइन के साथ वाला अल्फा कार्बन के साथ वाले अल्फा हाइड्रोजन, तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 ये, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इसमें हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है ये कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन होती है सबसे स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में आती है मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती है। इसका रीजन एक हो गया हाइपर कंजुगेशन और दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। अब CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगे हुए 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगे हुए 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ 1 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लगे हुए 0 मिथाइल ग्रुप। अब 3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना कार्बोकेटाइन को, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो कैसे देगी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। दैट्स वाई कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रहती है वो ऐसे रहती है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में आती है मिथाइल। क्या रीजन है, 2 रीजन है, एक होता है हाइपर कंजुगेशन और एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। जैसे आज क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें, इनको हमें जो है इसको इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। हमारे पास 3 कार्बोकेटाइन दे रखी है, हमें इसको इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले एक ही बात करते हैं, देखो एक तो इसमें रेजोनेंस हो रही है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बी में देखो, बी में भी रेजोनेंस हो रहा है, इसके भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो सारे ए बी सी तीनों स्टेबल हो रहे हैं, तीनों के 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस से तो ये तीनों इक्वली स्टेबल हो रहे हैं। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन का हमने अभी देखा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती है। अब ये देखो, ये हमारे पास कौन सी कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर बी होगी और फिर ए होगी। देखो ना, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ पे इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जो है एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट विल बी सी बी एंड ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, हमें क्या करना है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो ए बी सी और डी है, हमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमेशा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऑपरेट करता है, मेटा पे नहीं करता है। ये हमने जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था उसमें हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतने, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही जानते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन जब ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट करता है, मेटा पे नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग ही नहीं रहा है, CH2 है, कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको तो 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके कितने बनेंगे, इसमें देखो यहाँ पे है ना, ये हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन के ये अल्फा कार्बन हो गया। ये हाइपर कंजुगेशन 3 शो करते हैं, कौन कौन से, अल्कीन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। अब ये हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइपर कंजुगेशन से क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, कौन कौन सी पोजीशन पे करता है, ऑर्थो और पैरा पे, ये हमने देखा था। तो देखो ये CH2 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है CH3 के, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, ये हो अभी। ये सी में देखो, CH3 मेटा पोजीशन पे क्या होता है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, डी की बात करते हैं तो डी में देखो, ये देखो अल्कीन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तीन 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन
स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखो हमारे पास सिर्फ बी और डी में ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, हमारे पास सिर्फ बी और डी में ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, सी में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि ए में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो बी और डी क्या होंगे, सी और ए से तो ज्यादा स्टेबल होंगे। अब बात करते हैं बी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब देखो अल्काइल ग्रुप ये जो है ये हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ प्लस साई इफेक्ट भी शो करता है। प्लस साई इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस साई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अभी देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे प्लस साई इफेक्ट क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। दैट्स वाई हमारा जो बी है वो क्या होगा, डी से ज्यादा स्टेबल होगा, बी जो है वो डी से ज्यादा स्टेबल होगा। अब ए और सी की बात करते हैं, तो सी में देखो ए में तो कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ा रहा है, जबकि सी में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो आएगा सी और लास्ट में आएगा ए। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट रहता है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर रहता है, इसीलिए बी और डी क्या रहे हैं, सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी बी डी ई एंड ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब बताओ CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो इसके बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो हमारे दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही बनेंगे। और इस केस में हमारा सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ एक ही एच है, और इस केस में हमारे जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, बी सी एंड डी। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ई और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। ई यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, प्लस साई इफेक्ट से क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा बी सी डी एंड ए। ये रहेगा यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो ये कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज हो रही है, ये यहाँ पे जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है हमारे पास रेजोनेंस से, राइट। जबकि ये वाली जो ये है ए कार्बोकेटाइन और ये है बी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब बी कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल हो रही है, देखो एक तो ये स्टेबल हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, इसमें तीन तीन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें लग रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, ये CH3 ग्रुप पे कैसे है, प्लस आई ग्रुप है ना, दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे, तो एक लग रहा होगा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और एक लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट मिलकर इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। वहीं अगर मैं ए की बात करूं, ए में सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, ए में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। मैंने आपको भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कि कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल करती है बैक बॉन्डिंग, फिर स्टेबल करती है सिग्मा रेजोनेंस, फिर स्टेबल करती है एरोमेटिसिटी, फिर उसके बाद स्टेबल करती है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, ऐसा रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हमारे पास ए क्या होगी, बी से ज्यादा स्टेबल होगी, ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ऑर्डर में देखो रेजोनेंस से जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और होती भी है, ए बी से ज्यादा स्टेबल होती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे देखो दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों इफेक्ट मिलकर क्या करे, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, ये दोनों इफेक्ट मिलके क्या करे, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ए में तो सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है जबकि बी में दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये दोनों इफेक्ट मिलके रेजोनेंस से बड़े भी तो हो सकते हैं ना। तो इस केस में तो वो नहीं होगा, हमारे पास जो ये रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुई, रेजोनेंस से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल हुई है वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बी की बात करूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो ए में तो हमारे पास क्या लग रहा है, सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है। अब बी में देखो, बी में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और उसके बाद इसमें लग रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, लग रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसा भी तो हो सकता है इस ई में दो दो इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, रेजोनेंस को ओवरकम करते हैं, और ऐसा ही होता है इस केस में हमारे पास जो बी है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ए। तो
जो ये होता है रेजोनेंस है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अलाइलिक ग्रुप है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो ये कौन सी कार्बोकैटायन है, अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो जो ये अलाइलिक कार्बोकैटायन होती है, ये जो अलाइलिक कार्बोकैटायन होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। ये देखो ये सेकेंडरी थी ना, ज्यादा स्टेबल होती है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, बट लेस स्टेबल होती है टर्शियरी कार्बोकैटायन। जो अलाइलिक कार्बोकैटायन होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, बट लेस स्टेबल होगी टर्शियरी कार्बोकैटायन में। टर्शियरी कार्बोकैटायन में क्या होंगे, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट मिलके रेजोनेंस इफेक्ट को क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। वहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है, ये लेस स्टेबल होती है। ये दोनों इफेक्ट मिलके रेजोनेंस इफेक्ट को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास ऑर्डर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का हमारे पास एक ऑर्डर रहता है, हम वो देखेंगे क्या। सबसे पहले तो देखो हमारे पास रहता है, जब हमारे पास लगी होती है 3 फिनाइल कार्ब, वो वाली कार्बोकैटायन होती है सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो फिनाइल है हमारे पास, ये फिनाइल कार्बोकैटायन है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा। तो इस रिंग से हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनेंगे, तो टोटल इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। वहीं अगर मान लो मेरे पास जो रिंग है उसमें हो हमारे पास ऐसे दो है, तो इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, तो इसमें हमारे पास जो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास क्या हो, अगर मेरे पास एक ही फिनाइल रिंग हो, तो इस केस में मेरे पास सिर्फ 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे जैसे फिनाइल ग्रुप इंक्रीज होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। तो फिनाइल से जो कार्बोकैटायन है वो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आती है हमारे पास ये वाली, और लास्ट में आती है हमारे पास ये होनी चाहिए फिनाइल CH2 पॉजिटिव, और फिर होनी चाहिए कौन सी, टर्शरी वाली, टर्शरी वाली ये होनी चाहिए। बट ये वाला ऑर्डर नहीं होता है हमारे पास, क्या होता है, ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो फिनाइल वाले से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। सबसे पहले ये फिनाइल वाली, फिर हमारे पास नंबर आता है इस टर्शरी कार्बोकैटायन का, टर्शरी कार्बोकैटायन का, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर आता है हमारे पास फिनाइल CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन का। फिर आती है हमारे पास अलाइलिक कार्बोकैटायन, जिसका मैंने अभी एग्जांपल देखा कि अलाइलिक कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होती है, तो अलाइलिक कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन, हमने अभी पढ़ा, और लास्ट में आती है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन, और लास्ट में आती है हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे पास क्या लगे होते हैं, 3 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं, फिर 2 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं, फिर आती है हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर वो वाली कार्बोकैटायन जहाँ पे हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप लगा होता है, फिर एलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी इथाइल और मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी हमारे पास कौन सी, टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर अलाइलिक कार्बोकैटायन, और लास्ट में हमारे पास रहेगी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी हमारे पास बी, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर अलाइलिक कार्बोकैटायन, और लास्ट में रहेगी हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ऑर्डर समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की जो हमने स्किप किया था। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है हमारे पास। ये हमारे पास है टर्शियरी कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव से स्टेबल हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल हो रही है किससे, रेजोनेंस से, और ये वाली कार्बोकैटायन किससे स्टेबल हो रही है, रेजोनेंस से स्टेबल होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है वो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से ज्यादा होती है। तब क्योंकि ए में क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनेंगे, तो ए तो होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। ऐसे होगा क्या, देखो ऑर्डर देखो क्या दिखाया था मैंने, टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो फिनाइल CH2 और इन दोनों से क्या रहती है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है, राइट। तो इसमें जो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, फिर आएगा ए, और लास्ट में आएगी हमारे पास बी। ये रहेगा यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो ये मैंने ऑर्डर लिखवाया, तो जिस कार्बोकैटायन पे एक फिनाइल ग्रुप लगा होता है वो भी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है टर्शियरी से। तो यहाँ पे देखो एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ कार्बोकैटायन से, तो ये लेस स्टेबल होगी किससे,
टर्शरी से, और टर्शरी से भी कम स्टेबल होता है कौन सा, विनाइलिक अलाइलिक कार्बोकैटायन, तो वो आई है लास्ट में। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी CANB। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या होता है, सबसे पहले वो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है जहाँ पे हमारे पास 3 फिनाइल ग्रुप लगे होते हैं, फिर 2, फिर टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर वो कार्बोकैटायन आती है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक फिनाइल ग्रुप लगा होता है, फिर एलाइलिक, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इस ऑर्डर को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इसमें जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो क्या आती है, थोड़ी सी आगे आ जाती है। ऑलराइट, आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, हमें इसमें इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज और देखो, मान लो ये तो था हमारा इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या अब इस फिनाइल ये जो है हमने सबसे ऊपर लिखी है इस वाली कार्बोकैटायन को, क्या इससे भी स्टेबल कोई और कार्बोकैटायन हो सकती है? हो सकती है, कौन सी? अगर उस कार्बोकैटायन के साथ क्या लगे हो, तीनों साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए, ये मैंने बताया था। ये वाली ये कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगी, सिग्मा रेजोनेंस से, और सिग्मा रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये वाली कार्बोकैटायन जो है फिनाइल वाली कार्बोकैटायन से भी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली आगे जिसपे 2 रिंग लगी है वो भी क्या होगी, इस वाले से ज्यादा स्टेबल होगी। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो ए किससे स्टेबल हो रही है, रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। ए में रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, देखो ये ऐसे आ जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी लग। बी की बात करते हैं, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है। सी की बात करते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। ए की बात करते हैं, फिनाइल CH2 है, रेजोनेंस लगेगा, हो जाएगी स्टेबल, और ये हमारे पास आ गई अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो सी, डी, ये तो यही रहेगा। हम अभी ऑर्डर पढ़ के आए कि टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिनाइलिक कार्बोकैटायन और लाइलिक से क्या होती है सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर डी आता है और फिर ई आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं ए और बी में से। ए और बी में हमारे पास है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। बी में देखो, बी में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो बी जो है वो क्या होगी, ए से ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, बी क्या रहेगा, ए से ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, आए समझ में? बी जो है वो ए से क्या रहेगा, हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और बी ए इनसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनमें लग रहा है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें सिर्फ हमने एक ही एक्सेप्शन पढ़ा था, कौन सा, कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो लाइलिक से क्या हो रही थी, ज्यादा स्टेबल हो रही थी। ठीक है, सिर्फ यही यहाँ पे एक एक्सेप्शन था। ऑलराइट, बाकी क्या होता है हमारे पास, रेजोनेंस से जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रही है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रही है, वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अलाइलिक कार्बोकैटायन जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा था। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन। ऑलराइट, आए समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल रहती है, तो टर्शियरी ऑर्डर, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये वाला ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में आएगा हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन। कैसे होता है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, CH3, CH3, इस पे रहता है पॉजिटिव, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा जल्दी डिस्पर्स करेंगे, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में आती है मिथाइल। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I। नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I। तो ए तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी -I नहीं लगा है। ए तो क्या रहेगी, हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। एन, जबकि यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास एन, तो एन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इतना स्ट्रॉन्गली पुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सी की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, बी से ज्यादा रहेगी। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ए सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी -I इफेक्ट नहीं लगा रहा है। बी और सी में -I इफेक्ट लग रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए जो है बी जो है हमारे पास लीस्ट स्टेबल है सी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो एक्स जो है, एक बार तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अगर एक्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
अगर हमारे पास x इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? अगर x हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे कार्बोकेटाइन से डिस्टेंस बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट कम होता रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए और लास्ट में ए होना चाहिए। बट वहीं अगर हमारे पास जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मीन्स कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा, तो इस केस में ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ए पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हमारा बी होगा क्योंकि वो डिस्टेंस क्या ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन इतने इजिली पुल नहीं होंगे। तो फिर बी होगा, फिर सी होगा और फिर डी होगा। ई सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत पास लगा हुआ है कार्बोकेटाइन के, बहुत इजिली ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो अगर एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्डर रहेगा ये, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्डर रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो देखो ए सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, बी माइनस आई इफेक्ट देता है, सी भी क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, अब जो बी है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या रहता है, एफ से ज्यादा रहता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ए, फिर रहेगा बी और लास्ट में आएगा सी। ओ नहीं, सबसे ए फिर सी और फिर बी, क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या रहता है, फ्लोरीन से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा हमारा, अब क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करेगा, तो ये बी क्या होगा हमारे पास, लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अल्काइल ग्रुप पे क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो इसमें ये लगा रहा है, इसमें ये लगा रहा है, इसमें लगा रहा है, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा CBNA। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, तो रिंग है हमारे पास, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा और ए होगा, क्योंकि इसमें देखो इतना सारा, यहाँ से भी ज्यादा पार्ट है ना, ज्यादा अल्काइल पार्ट है, ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट लगा हुआ है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा DCN A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, देखो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में लगा हुआ है हाइड्रोजन, फिर लगा हुआ है ड्यूटेरियम और फिर लगा हुआ है ट्रिटियम। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर रहता है ना, वो कुछ इस तरह से रहता है कि हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, फिर ड्यूटेरियम का रहता है और फिर ट्रिटियम का रहता है। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊं तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी, फिर डी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एच सबसे स्ट्रोंगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देगा, फिर ड्यूटेरियम देगा और फिर ड्यूटेरियम देगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सी, फिर डी और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। लास्ट में आएगा हमारे पास ए, तो ये रहेगा हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो किसका होता है, वो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है और लास्ट में ड्यूटेरियम का होता है, इसलिए ये रहेगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, वहीं अगर मैं अब इसकी बात करूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ तो ड्यूटेरियम का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है। तो अगर मैं इसमें अब स्टेबिलिटी पूछूं किसकी होगी, तो सी की होगी, फिर बी की होगी और लास्ट में ए की होगी। ठीक है, तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो हाइड्रोजन का ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का और फिर ट्रिटियम का। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहता है, उल्टा रहता है, ट्रिटियम का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, वहीं अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें बताना है। देखो ये वाला पार्ट तो देखो सब में सेम ही है, ये वाला पार्ट तो सब में सेम ही है, तो सेम इफेक्ट लगाना होगा, तो स्टेबिलिटी पे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है ड्यूटेरियम, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रिटियम। अब इसका अगर हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए ए, बी और सी, क्योंकि हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कुछ इस तरह से रहता है। तो अगर हम हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए, बट अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ड्यूटेरियम की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए ये, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो ये ऑर्डर होगा कौन सा, ऑर्डर होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं हाइपर कंजुगेशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर है, दैट्स व्हाई जो है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा और यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये वाला। ठीक है, आया समझ में इतना? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसे हमारे पास ये है, ये ए है, ये बी है, हमें स्टेबिलिटी को ऑर्डर बताना है। तो ए हमारे पास कैसे स्टेबल हो रही है? ए में एक तो लग रहा है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बाद में 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, वही हमारे पास जो बी है वो कैसे स्टेबल हो रहा है? ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये स्टेबल हो रही है बैक बॉन्डिंग से। पी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रही है बैक बॉन्डिंग से, और मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो बी की स्टेबिलिटी क्या होगी? ए से ज्यादा रहेगी। बी की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ए से ज्यादा रहेगी। तो एक बार फिर से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से, फिर होती है 3 सिग्मा, जिसमें 3 सिग्मा रेजोनेंस हो रही है वो, फिर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, फिर आती है 2 सिग्मा रेजोनेंस हो रही है जिसमें, फिर आती है जिसमें 1 सिग्मा रेजोनेंस हो रही है, फिर बात आते करते हैं हम रेजोनेंस की, फिर रेजोनेंस के बाद आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। 3 सिग्मा रेजोनेंस मींस जिसमें हमारे पास 3 साइक्लो एक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 सिग्मा रेजोनेंस मींस जिसमें हमारे पास ये दो साइकिल लगी हुई है, ठीक है। फिर 1 सिग्मा जिसमें हमारे पास जो एक ही साइकिल लगी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है बैक बॉन्डिंग से, फिर 3 सिग्मा रेजोनेंस से, फिर एरोमेटिसिटी से, फिर 2 सिग्मा, 1 सिग्मा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है, अब इसमें हमें वैसे रेजोनेंस से क्या होती है? हमारे पास कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है हाइपर कंजुगेशन से। सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन था जो हमने अभी पढ़ा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रही थी, वो ज्यादा स्टेबल हो रही थी किससे? वो ज्यादा स्टेबल थी किससे? अलाइलिक कार्बोकेटाइन से, जो स्टेबल होती है रेजोनेंस से। ये एक एक्सेप्शन था। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारे इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि बी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रही है, तो बी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये क्या हमारे पास अलाइलिक कार्बोकेटाइन है, कैसे स्टेबल हो रही है? रेजोनेंस से स्टेबल हो रही है। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रही है, तो ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल रहेगी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना, सिर्फ टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होती है? अलाइलिक वाले से ज्यादा स्टेबल होती है। सेकेंडरी और प्राइमरी कम स्टेबल होती है। हमारे पास प्राइमरी है तो ये लेस स्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ए इज लेस स्टेबल देन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इस पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, 3 4 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये ये इंडक्टिव, ये वाला पार्ट का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे रेजोनेंस पे रेजोनेंस, तो इसमें जो है 3 इफेक्ट लग रहे हैं। बी की बात करते हैं। बी में हमारे पास लग रहा है रेजोनेंस और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और इंडक्टिव। तो इसमें हमारे पास कितने बन रहे थे? 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे थे, इसमें हमारे कितने बन रहे हैं? इसमें हमारे सिर्फ 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट तो ये पार्ट लगा ही रहा है, और रेजोनेंस तो जो इसमें था वो इसमें है। और इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है? 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है ना, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब रेजोनेंस से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगी वो क्या होगी? रेजोनेंस से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है वो क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सी में हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं रहा है, तो सी तो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ए और बी में। अब बात करते हैं ए और बी में। अब बी में देखो, सॉरी, ए में हमारे पास 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ए में हमारे पास 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ए हमारे पास बी से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमें इसमें इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। तो देखो फर्स्ट में कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं? देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये देखो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग भी लग रही है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कितने? 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट लगते हैं। बी में देखो, और दूसरा ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ना, ये देखो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इसमें देखो 1 2 3 2, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी में भी हमारे पास बैक बॉन्डिंग लग रही है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और लग रही है इंडक्टिव, और ये भी हमारे पास है सेकेंडरी कार्बो। इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और इसमें क्या लग रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट कर रहा है, और कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है वो तो लीस्ट स्टेबल होती है, तो डी को तो हम रखते हैं लास्ट में।
ठीक है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब ए और सी देखो दोनों ही कैसी है हमारे पास, नहीं ए देखो, ए हमारे पास है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी है, बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबल हो रही है, बैक बॉन्डिंग से तो बी सी वाली भी स्टेबल हो रही है, बट सी हमारे पास कैसी कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। ए हमारे पास कैसी कार्बोकेटाइन है? टर्शियरी। तो ए हमारे पास क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू सी, और फिर आएगा बी। ठीक है, अब बोलोगे बी भी तो सेकेंडरी है, बट बी में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंडक्टिव से स्टेबल हो रही है, सी में बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी ए सी बी एंड डी। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसमें इसका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता। इसमें जो कार्बन है कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2। ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp। ठीक है, तो अब हम सब जानते हैं जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज करता है ना, उसी वैसे वैसे ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। सबसे पहले s होता है, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? सबसे पास होता है। सॉरी, जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पुल लगाता है और इलेक्ट्रॉन को क्या रखता है? पास रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो s ऑर्बिटल की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होता है? स्टेबल होता है। और पॉजिटिव चार्ज कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा रहता है? स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव एटम को तो रख लेगा, तो स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या रहता रहता है? अनस्टेबल। ठीक है, अब इसमें देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसमें s करेक्टर कितना होगा? 25%। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, s करेक्टर कितना होगा? 33.3%। हाइब्रिडाइजेशन है sp, s करेक्टर होगा 50%। ठीक है, तो अब देखो सी में, देखो सी में एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, सी में एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सबसे ज्यादा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा। दैट्स वाई सी हमारे पास लेस स्टेबल है, फिर बी है और ए है। ए हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ए में एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? ए पे, फिर बी पे और सी पे। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए बी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है हमें इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो NO2 माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। OH माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसमें प्लस एम डोमिनेट कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्लोरीन प्लस एम और माइनस आई देता है, बट माइनस आई डोमिनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करके क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ सी, फिर आएगा ए। अब बी में लग रहा है माइनस एम, डी में लग रहा है माइनस आई। अब हम सब जानते हैं मिजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रोंगर होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करके बी को क्या बना देगा? सबसे लीस्ट स्टेबल बना देगा, और फिर आएगा डी। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है ये OH प्लस एम और माइनस आई दोनों देता है, प्लस एम डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। OCH3 प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट देगा, जो कि क्या है? ये देखो, ये प्लस एम मींस रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से जो स्टेबल होती है वो लेस स्टेबल होती है, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होती है। तो ए और बी क्या होंगे? सी से ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सी तो गया लास्ट में। अब ए और बी में हम सब ने जो प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ा था उसमें देखा था OH क्या करता है? ओ आर ग्रुप से ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी। तो ये रहेगा इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम माइनस आई,
माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, तो तीनों ही क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन को, कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बोकैटायन को अनस्टेबल कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है। माइनस एम इफेक्ट बेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करता, तो ये सिर्फ दे रहा होगा माइनस आई। ठीक है, तो बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा रहेगी, मीन्स ये कार्बोकैटायन बी वाली क्या रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं ए और सी की। माइनस एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ओके सॉरी यहाँ पे करो एक। ठीक है, अब ए और सी में ए और सी में बात करते हैं। माइनस एम और माइनस एम दोनों में सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो माइनस एम तो दोनों में सेम लग रहा होगा। माइनस आई की बात करते हैं, माइनस आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये है ऑर्थो पे, ये है पैरा पे, तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा होगा, तो सी आ जाएगा हमारा लास्ट में, फिर आएगा हमारा पहले आएगा हमारा ए, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या थोड़ा कम है, क्योंकि ये पैरा पोजिशन पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्गली माइनस आई नहीं शो करेगा जितना सी करेगा। तो सी में माइनस एम और माइनस आई दोनों ही ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इजिली पुल करेंगे और इसको अनस्टेबल करेंगे, तो सी हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ही स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी कोड रहेगा बी ए एन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्बोकैटायन के बारे में। यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है कार्बोकैटायन पढ़ लिया, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कार्बोकैटायन क्या है। कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। ठीक है, फिर हमने जो है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, इसकी स्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। फिर इसकी स्टेबिलिटी को हमने पढ़ा कैसे, हमने इसकी स्टेबिलिटी को पढ़ा बैक बॉन्डिंग के थ्रू, और कैसे पढ़ा, सिग्मा रेजोनेंस के थ्रू पढ़ा। हमने फिर पढ़ी थी रेजोनेंस, फिर हमने देखी एरोमेटिसिटी, फिर हमने देखा रेजोनेंस, फिर देखा हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर देखा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन 6 से हमने इसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी देखी। तो इनका ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कार्बोकैटायन स्टेबल होती है वो होती है बैक बॉन्डिंग से, फिर 3 सिग्मा रेजोनेंस से, फिर एरोमेटिसिटी से, फिर 2 सिग्मा रेजोनेंस आती है, फिर 1 सिग्मा रेजोनेंस आती है, फिर रेजोनेंस आती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आता है और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब जो है हमने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा और इसके जो है कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है कार्बोकैटायन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।